जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए अभी सीटेट के लिए टोटल 45 दिन शेष रह गए हैं, मतलब पूरा नवंबर है और दिसंबर के 15 दिन हैं। तो 45 डे में हम टोटल 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट हम किस लिए करेंगे, ताकि जो आपने पढ़ा है एसएसटी में वो किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये समझ को हमें अपना विकसित करना है। समझ को हमें देखना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम रोज एक एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उनमें से जिनका पेपर 2 है जो एसएसटी लेते हैं वो 60 नंबर आता है एसएसटी का, जिनमें से कि 40 नंबर आता है बुक में से, और बाकी बात जो 20 नंबर है ये पेडागोजी का होता है, मतलब कि कुछ बुक में से और कुछ सीडीपी में से दोनों को मिक्स करके 20 नंबर का प्रश्न आता है। तो यहाँ पर हम इन 40 नंबरों की तैयारी करेंगे एसएसटी की। चलिए ध्यान से देखना है आपको वीडियो को, सभी वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। चलिए अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना है आपको, क्योंकि जो भी प्रश्न आपसे गलत होगा आप अपने कॉपी में उसे लिखना और उसे याद करना और उसे समझने का प्रयास करना। साथ ही साथ आप एनसीईआरटी पढ़ते जाइए और समझते चलिए। चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं? बंदरगाह के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो नीचे आपके लिए चार ऑप्शन दे रखा है। पहला है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। इन चारों ही ऑप्शंस में से आपसे पूछा गया है कि बंदरगाह के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लोथल से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? लोथल से। और यदि आपने देखा होगा कि ये लोथल लोथल वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए आपको क्या करना है, जितने भी साइट्स है जहाँ से हमें किसी भी चीज़ के प्रमाण मिले हैं, सबसे पहले जो चीज़ है उनका प्रमाण हमें किस स्थल से मिला है, दूसरा वो स्थल वर्तमान समय में कहाँ पर है, ये दोनों ही अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना है आपको। चलिए यहाँ पर देखना दूसरा क्वेश्चन को। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म का प्रसार सबसे पहले भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? नीचे आपके लिए ऑप्शन है चार, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा? भारत के किस क्षेत्र में बुद्ध धर्म का सबसे पहले प्रसार हुआ था? उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले प्रसार कहाँ पर हुआ था? उत्तर भारत में हुआ था। यदि सबसे पहले देखेंगे हम कि ये जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन है, तो आपने नाम पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और नर्मदा। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है सबसे लंबी नदी गंगा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन में है ब्रह्मपुत्र। साथियों ये सबसे चौड़ी नदी है भारत की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नदियों से तीन चार प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, जैसे कि प्रश्न बन रखा है तीसरे नंबर का, तो आंसर होगा गंगा। यदि आपसे सबसे चौड़ी नदी पूछे तो आंसर होगा आपका ब्रह्मपुत्र। और यदि दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नील नदी। और यदि सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेजन। तो ये चार प्रकार के प्रश्न है, ये चार प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। ठीक है, सबसे चौड़ी नदी अमेजन, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, और जो इसका आंसर है भारत में सबसे लंबी नदी वो है गंगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आपको, पहले चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। आ- अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता था? राजा महाराजा लोग अश्वमेध यज्ञ को क्यों करते थे? उनका अश्वमेध यज्ञ करने का क्या उद्देश्य था?
तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा होता था, उसे राजा के द्वारा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जिन राज्यों से होकर के गुजरेगा, यदि किसी राजा ने उसे नहीं रोका तो मतलब ऐसा माना जाता था कि उस राज्य के राजा ने राजा के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि राजा की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? सही उत्तर क्या होगा बताइए एक बार। आंसर है इसका अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि अनुच्छेद 19 नागरिकों की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए देखना अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पृथ्वी पर सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है? सबसे पहले हम देखेंगे कि महाद्वीप कितने हैं। टोटल 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में से सबसे बड़ी महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है छठे नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि पंचशील सिद्धांत किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? पंचशील सिद्धांत किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत और चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में भगवान बुद्ध की शिक्षा लिखी गई है? बताइएगा क्या होगा आंसर। ऑप्शन में दे रखा है जातक कथाएं, त्रिपिटक, रामायण और महाभारत। आंसर क्या होगा इसका? सही उत्तर है त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। देखिए ये जो क्वेश्चंस है इसे इस प्रकार से भी घुमाया जा सकता है कि त्रिपिटक नामक जो ग्रंथ है किस धर्म से रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ये दो प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। देखिएगा रामायण है, इसमें टोटल 7 कांड है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके लेखक कौन है? रामायण के लेखक है आपके वाल्मीकि जी। ठीक है, दूसरा है महाभारत। महाभारत में टोटल 18 पर्व है। और यदि आप लोगों ने एक किताब का नाम सुना होगा गीता, तो वो महाभारत से ही निकला है। किससे? भीष्म पर्व से। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक व्यास जी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 9वें नंबर क्वेश्चंस को। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। ठीक है, चलिए 10वें नंबर क्वेश्चंस को देखना। पृथ्वी की ओजोन परत किसका संरक्षण करती है? बताइए ओजोन परत किसका संरक्षण करती है? सूर्य की गर्मी से, पराबैंगनी किरणों से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है इसका पराबैंगनी किरणों से ओजोन की परतें हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी को। 11 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? आप सभी को पता है कि गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम काल विक्रमादित्य के शासन काल को हम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चंस को देखना। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं। अधिकतर लोगों का आंसर 5 वर्ष आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। यहाँ पर जो इसका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल टोटल 6 वर्षों का होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? क्या होगा सही आंसर? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है।
आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 14 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चंस में आपसे सीधे तरीके से पूछा गया है कि समान नागरिक संहिता का विचार संविधान के किस भाग में है? सबसे पहले देखिएगा, संविधान को कुल 22 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे कि आप कोई किताब पढ़ते हो, उसको कई अध्याय में या फिर कई परिच्छेद में विभाजित करते हैं, ऐसे ही संविधान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 22 भागों में, मतलब कि संविधान के 22 भाग हैं और इसमें लगभग 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। और संविधान के आपको पता है निर्माता कौन है? तो बाबा अंबेडकर साहब इसके निर्माता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि समान नागरिक संहिता का विचार संविधान के किस भाग में है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का किस नदी के किनारे विकास हुआ है? बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता का कौन से नदी के किनारे विकास हुआ है? आंसर है सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और आपको पता है सिंधु नदी के किनारे ही 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर का उदय हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी को, 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के कौन से क्षेत्र को चाय का बागान कहा जाता है? ऑप्शन में है पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तराखंड और असम। निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, किसे कहते हैं? असम को चाय का बागान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत में आपातकालीन प्रावधानों को जोड़ता है? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर होगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन को देखना है, 18 नंबर का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है? चलिए बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 330, ठीक है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330 में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखना है आपको, 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीधा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी देश की आर्थिक स्थिति का मापदंड कौन सा सूचकांक होता है? क्या है? कौन सा सूचकांक होता है? नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा होगा? जीडीपी, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में पूछा है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 20वें नंबर क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि इनका गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर है 1885, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हो सके तो आप अपने कॉपी में इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 21 नंबर क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में पूछा है कि अशोक ने किस भाषा और लिपि में अपने शिलालेख लिखवाए थे? यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहला क्या है, अशोक ने किस भाषा और लिपि में अपने शिलालेख लिखे हैं? तो आंसर होगा उनका भाषा क्या था? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा कि शिलालेख के माध्यम से सबसे पहले
किसने संवाद किया था अपनी जनता से? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अशोक ने। तो दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक इसका बहुत ज़्यादा फेमस शिलालेख है जो कि द्विभाषिक शिलालेख है। वो कौन सा शिलालेख है और कहाँ से उसका हमें साक्ष्य मिला है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। चलिएगा 22 नंबर क्वेश्चंस को देखना है एक बार। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि महाजनपद काल में प्रमुख नगर किस प्रकार के होते थे? ठीक है, बताइएगा प्रमुख नगर किस प्रकार के होते थे। आंसर क्या होगा इसका? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे पहले देखना महाजनपद काल। तो आपने देखा कि सबसे पहले 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली जनपद था वो था मगध, और इसकी जो राजधानी थी क्या थी? राजगृह। ये भी आपको याद रखना है। बाद में इसे चेंज करके अजातशत्रु के शासनकाल में इसे पाटलिपुत्र कर दिया गया था। ठीक है, जो कि हम वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। और पटना कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चंस को देख रहे हैं आप सभी को। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के दौरान पाटलिपुत्र को किस प्रकार से संरक्षित किया गया? बताइएगा पाटलिपुत्र को किस प्रकार से संरक्षित किया गया। आंसर है दुर्ग की दीवारों से संरक्षित किया गया था। ठीक है, किसी से संरक्षित किया गया? दुर्ग की दीवारों से संरक्षित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन में है संतुलित जीवन जीना, त्याग का मार्ग, हिंसा का मार्ग और संघर्ष का मार्ग। मध्यम मार्ग का क्या अर्थ होता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मध्यम मार्ग का अर्थ होता है संतुलित जीवन जीना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, गुप्त काल में विज्ञान और गणित में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? इसका आंसर बहुत ज़्यादा इजी है। आप सभी को पता है कि शून्य का खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने। तो गणित और विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक जो योगदान रहेगा वो रहेगा आर्यभट्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस अक्षांश रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और ध्रुवीय रेखा। चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है दिन रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आप सभी को। 27 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? आपसे जनसंख्या का घनत्व बताना है। बताइए कौन से राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, बताइए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान में भारी अंतर क्यों होता है? तो नीचे आपके लिए चार ऑप्शन है। इन सभी ऑप्शंस में से सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कम आर्द्रता और बादल न होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, दिन और रात में तापमान में भारी अंतर क्यों होता है रेगिस्तान में? क्योंकि वहां पर कम आर्द्रता होती है और बादल न होने के कारण वहां पर दिन और रात के तापमान में काफी ज्यादा अंतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी को। 29 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के कौन से दो प्रमुख बल उसके भूमि स्वरूपों का निर्माण करते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक और बाहरी बल। ये दो बल आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भूगोल का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून कैसे आते हैं? बताइए आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है कि दक्षिण पश्चिम समुद्री हवाओं से भारत में मानसून आते हैं। एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये मैप है। ठीक है, आप इसे ईस्ट मानिए, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इनमें से जो समुद्री वाले इलाके हैं, मतलब कि साउथ की तरफ से, और इधर से पश्चिम,
मतलब इधर अरब महासागर से और नीचे से जाकर के समुद्री हवाएं आते हैं भारत में, ठीक है। तो भारत में मानसून आने का क्या कारण है? दक्षिण पश्चिम समुद्री हवाओं के कारण भारत में मानसून आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आप सभी को। 31 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल को अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है? साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि राज्यपाल को अपने पद से हटा सकता है। और राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंसर है 32 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? 44वें अनुच्छेद में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? बताइए क्या होगा आंसर। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? आंसर है 33 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र शब्द का मूल अर्थ क्या है? आपको पता है कि भारत में क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? कि जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। मतलब ऐसा होता है कि जनता अपने एक प्रतिनिधित्व को चुनेगा और वोटिंग करके यहाँ पर एक पद को चुनता है, ठीक है। मतलब किसी को अपने प्रतिनिधित्व के रूप में चुनेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जनता की शक्ति, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जनता की शक्ति। क्योंकि हम लोकतंत्र में क्या करते हैं? हम वोट डालते हैं, अपना एक प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने विचार को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और वो हमारी मांगों को पूरे करते हैं। तो इसका अर्थ होगा लोकतंत्र का जनता की शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, भारत में मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है? बताइएगा सबसे पहले कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो 6 मौलिक अधिकार हैं। यदि आपसे पूछे प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, तो प्रारंभ में जो है टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। इनमें से एक हटा दिया गया है। वर्तमान समय में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। और ये जो प्रेरित है वो अमेरिका संविधान से प्रेरित है, ठीक है। अमेरिका का जो संविधान है उससे प्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? उत्तर है इसका गेहूं पर पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसे हम आरटीई कहते हैं, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू होता है? राइट टू एजुकेशन किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू होता है? आंसर है इसका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? आपको जगह का नाम बताना है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा समग्र विकास और आर्थिक स्थिरता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 39 नंबर क्वेश्चन का। चलिए ये रहा आपके लिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन। जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया था कि सीटेट का पेपर 150 नंबर का होता है, जिनमें से एसएसटी का जो होता है वो होता है 60 नंबर का। इन 60 नंबर में से इनको हम दो भागों में डिवाइड यदि करें तो 40 नंबर होता है एनसीईआरटी में से जो मूल किताब है, और 20 नंबर होता है एनसीईआरटी प्लस पैडागोजी, दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है। तो हम 40 नंबरों की तैयारी करेंगे, प्रतिदिन हम एक वीडियो करेंगे, और टोटल इस प्रकार से करके हमारे पास लगभग 45 दिन है, तो 45 प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जामिनर प्रश्न किस प्रकार से पूछता है और आपको
इतना अभ्यास हो जाएगा कि जब आप पेपर में करने बैठो तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा उद्योग भारत का सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र है? आंसर है आई आईईटी और सॉफ्टवेयर। ये सबसे बड़ा भारत का सेवा क्षेत्र है, आईईटी और सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन, ये वीडियो आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और जो मैंने दो प्रश्न पूछे थे, एक तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और दूसरा प्रश्न जो भी था एक बार देख लेना। इन दोनों ही क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए ध्यान रखिएगा अपना। रोज हम 9 बजे मिलेंगे, एक बार देख लेना आप। चलिए जय हिंद साथियों।